तो फिर कैसे रही आप लोगों की दिवाली? कुछ अलग बहुत स्पेशल सा किया तो बताना कमेंट सेक्शन में, पढ़ते हैं एक दूसरे ने क्या कुछ किया है। और आज की मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं, तो रॉ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। शुरुआत सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से करते हैं। तो शो की ओपनिंग हमको जजमेंट डे के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पर फिन बैलर, रिया रिप्ली, डेमन प्रीस्ट से सारे जो है उसी बात का गुणगान कर रहे हैं कि कैसे लास्ट वीक डोमिनिक मिस्टीरियो ने हरा दिया था एजे स्टाइल्स को। और डोमिनिक मिस्टीरियो ने तो क्या कह दिया कि वो उनकी जनरेशन के एडी गुरेरो हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो एडी गुरेरो था वो उसकी जनरेशन का डोमिनिक मिस्टीरियो था। तो ये कह के तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो हीट है वो अपने ऊपर ले ली थी। इसके बाद एजे स्टाइल्स आके असलियत दिखाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को उनकी। वो कहते हैं कि तुम तो जेम्स एल्सवर्थ हो इस जनरेशन के, ऐसा कह के उन्होंने मजाक उड़ा दिया। जेम्स एल्सवर्थ ने इसके ऊपर कुछ रिएक्शन भी किया था जब वो कुछ पी रहे थे और उसके बाद उनके मुंह से वो स्पिट कर देते हैं बिल्कुल वैसे, तो वो भी एक रिएक्शन उन्होंने दिया। तो यहाँ पे आके फिर यही था कि इनका मैच होना था फिन बैलर और किसके बीच में, कार्ल एंडरसन के बीच में। कितना कंफ्यूज हो गया मैं, ल्यूक गैलोस कार्ल एंडरसन में। तो इन दोनों के बीच में मैच था। अब मैच के अंदर वही सीन है कि सारे के सारे बंदे रिंग साइड के ऊपर एक दूसरे को बैक को देखने के लिए, और रिया रिप्ली ने क्या किया, उन्होंने ल्यूक गैलोस को उठा के स्लैम कर दिया। तो ये बड़ा वो था। हाँ, अकेले नीचे एजे स्टाइल्स भी थे, बट उनको ऐसा ही दिखाया जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनको भी ऐसे साइड में फेंक दिया। फिन बैलर को ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं। इस मैच के अंदर उन्होंने हरा दिया कार्ल एंडरसन को, और फिन बैलर की टीम यहाँ पर जो पूरी विक्ट्री लेके चली जाती है। तो अभी जो जजमेंट डे है उनका पलड़ा भारी लग रहा है। क्राउन जूल के अंदर भी इनका मैच होना है। रिया रिप्ली एक है फीमेल, लेकिन सारे वो काम कर रही है जो कि एक मेल बंदा करता है, तो वो एक अलग ही स्ट्रेंथ ऐड करता है जजमेंट डे के अंदर। इसके बाद हमको मिज एंड आर-ट्रूथ का मैच देखने को मिलता है, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सेटअप होता है। मिस पहले यहाँ पे आके कह रहे हैं कि वो एक सीक्रेट है जो बताएंगे, और डेक्स्टर ल्यूमिस की उनके पल्ले पड़ा क्योंकि उनके अंदर तगड़ा दिमाग है, ऐसा वैसा करके। जॉनी गार्गानो आके कहते हैं भाई तू बकवास बंद कर, तुझे जो ट्रूथ है वो बताना है। अब ट्रूथ कहते कहते बीच में आर-ट्रूथ ही आ गया, और मिस को वो कहते हैं अच्छा तुम ट्रूथ की बात कर रहे थे, लो मैं आ गया हूँ तुम्हारे सामने। तो बहुत फनी था। इसके बाद ये बेसिकली हुआ था इनका मैच सेटअप करने के लिए। ये मुझे सेगमेंट अच्छा हो सकता था, लेकिन बहुत स्ट्रेच कर दिया। अब आर-ट्रूथ की सेगमेंट के अंदर और वो सेगमेंट अच्छा ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। मैच के अंदर मिज एंड आर-ट्रूथ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब ऑडियंस में अटेंडेंस के अंदर डेक्स्टर ल्यूमिस आ जाता है कपड़े वपड़े पहन के, और उससे मिज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और आर-ट्रूथ ने पीछे से जो है पिन करके इस बात का फायदा उठा लिया। लेकिन रिवील ये होता है कि जॉनी गार्गानो वो सुपरस्टार थे, बल्कि डेक्स्टर ल्यूमिस नहीं थे। और उसके बाद मिज देख रहे हैं कि वाह उनका क्या सही काट दिया जॉनी गार्गानो ने, तो मिज को इस तरीके से मैच में हार मिल जाती है। इसके बाद हमको ऑस्टिन थियरी एंड मुस्तफा अली का मैच देखने को मिलता है। मैच के दौरान हम लोगों ने देखा कि सेथ रॉलिंस भी जो है तोता बन के आए हुए थे आज। उन्होंने पूरा जो है ग्रीन कलर का पहना हुआ था, और वो कमेंट्री के ऊपर बैठ जाते हैं। बेसिकली मुस्तफा अली से पंगे लेने के लिए ये था, और मैच में उन्होंने डिस्ट्रैक्शन भी करी, जिसकी वजह से मुस्तफा अली ने अपना फिनिशर लगा के, नहीं ऑस्टिन थियरी ने अपना फिनिशर मुस्तफा अली के ऊपर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। और मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस आके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से मुस्तफा अली के लिए। उन्होंने उनके ऊपर जो है अटैक किया, बट उसके बाद वो अटेंडेंस के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद जब वो जा रहे थे तो मुस्तफा अली ने फिर से आकर फाइट बैक करी, और उन्होंने जो है भगा दिया वहाँ से सेथ रॉलिंस को, उनको भागना पड़ जाता है। तो ये स्पिरिट काफ़ी सही दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई मुस्तफा अली के अंदर कि ये जो बंदा है ये ऐसे हार नहीं मानेगा। तुम इसको कितना ही तोड़ने फोड़ने की कोशिश करो, ये दोबारा से उठ के आएगा। तो यहाँ से लग रहा है कि शायद मल्टी पर्सन मैच की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो शायद मैच है वो सिंगल्स मैच हमको देखने को मिल सकता है। और आज मंडे नाइट रॉ पर विक्ट्री के साथ में ऑस्टिन थियरी की एक बहुत टाइम से लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, उसका भी एंड हो जाता है, क्योंकि भले सेथ रॉलिंस की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन ऑस्टिन थियरी को आज मैच में विक्ट्री मिल जाती है। इसके बाद गाइस हमको मैच देखने को मिलता है ओमोस का 4 जॉबर्स के साथ में। मैच से पहले वो प्रोमो कट कर रहे हैं कि कैसे जायंट और मॉन्स्टर है सारा सीन, और जब ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने ओमोस खड़ा हुआ था तो उसके सामने वो बच्चा लग रहा था। अभी ये जो मैच था वो किस तरीके का था मुझे तो समझ में नहीं आया, कि हाँ वो 4 बंदे आके लड़ रहे हैं ओमोस से, वही था। यहाँ पे कुछ टैग नहीं, कोई कुछ नहीं, और टोर्नेडो हैंडीकैप था क्या, कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। इसके बाद ओमोस ने यहाँ पे अपना फिनिशर वगैरह लगा के, फिनिशर क्या उठा पटक के बस एक दूसरे के ऊपर रख के उन्होंने अपना पैर रख दिया उनके ऊपर, और विक्ट्री मिल जाती है उनको। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्राउन जूल के मैच से पहले कि हाँ ऐसा लगे कि भैया कि कुछ तगड़ी चीज़ होने वाली है ओमोस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में। इसके बाद हमको एलायस और चैट गेबल का मैच देखने को मिलता है। एंड इस मैच के अंदर सीन, मतलब चैट गेबल के यूजुअली मैचेस अच्छे होते हैं, लेकिन आज का मैच उतना लगा नहीं, शायद एलायस की वजह से। ये तो मानना पड़ेगा कि एलायस माइक के ऊपर बहुत अच्छे, लेकिन उनकी इन रिंग एबिलिटी या तो हमने देखी नहीं है, या फिर वो दिखाते नहीं है, या फिर है ही नहीं है, ये मुझे नहीं समझ में आता। अब चैट गेबल ने, अब यहाँ पे होता क्या है कि चैट गेबल के ऊपर एलायस ने विक्ट्री तो ले ली अपना फिनिशर लगा के, लेकिन उसके बाद ओटिस और ये दोनों मिलके मार रहे हैं एलायस को, और सेव करने के लिए रिडल आते हैं, क्योंकि बैक स्टेज के बीच में जो बातें वगैरह हो रही थी
और इनके बीच जो है ऐसा दोस्ती वाला कुछ तो WWE सीन दिखा रही है, जो कि आगे जाके किसी अच्छी चीज़ की तरफ लीड कर सकता है। इसके बाद हमको कॉर्बिन और जॉनी गार्गानो का मैच देखने को मिलता है। मैच से पहले JBL पहले वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी, और वो कह रहे हैं कि हाँ बैरन कॉर्बिन बहुत तगड़ा सुपरस्टार है, ऐसा है वैसा है जो भी है। लेकिन उसके बाद जब इनके बीच में मैच होता है तो एंड में हम लोगों ने देखा कि एंड ऑफ डेज फिनिशर लगा के जॉनी गार्गानो का जो खेल है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया कॉर्बिन ने। कॉर्बिन का एंड ऑफ डेज के ऊपर वैसे भी आपको पता है यूजुअली किकआउट होता नहीं, आई थिंक एक ही बार हुआ है जो कि शायद मैकेंटायर ने किया है, और इतना ज़्यादा किसी के अंदर दम कुछ है नहीं उस पर किकआउट करने का। एटलीस्ट WWE हमको ऐसा दिखाती है। और क्योंकि एंड में JBL ने भी परेशान कर दिया था जॉनी गार्गानो को, वैसे जॉनी गार्गानो ने पहले JBL को किया था, तो उसका बदला लेने के चक्कर में डिस्ट्रैक्शन से जॉनी गार्गानो इस मैच में हार गया और कॉर्बिन को मैच में विक्ट्री मिल जाती है। शो के मेन इवेंट के अंदर चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, बेली एंड बियांका बिलेयर के बीच मैच था। अगेन जो ऑड्स थे वो सारे बियांका बिलेयर के अगेंस्ट में थे, लेकिन एक ऐसी सरप्राइजिंग चीज होगी शो के ऊपर, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। सबसे पहले तो मैच के अंदर हो चुका है टाइटल चेंज। और टाइटल चेंज कैसे होता है, जब बियांका बिलेयर ने अपना फिनिशर KOD लगाया, लेकिन निकी क्रॉस उस टाइम पे यहाँ पे आते हैं। ध्यान से सुनना, निकी ऐश नहीं बोल रहा मैं, निकी क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर पुराना वाला था निकी क्रॉस का वो WWE लेकर आ चुकी है। अब निकी क्रॉस ने आके ही जो है सबसे पहले तो वो डैमेज कंट्रोल के ऊपर रेफरी के ऊपर एक साथ कूद गई, रेफरी ढह गया। उसके बाद रिंग के अंदर बियांका बिलेयर ने KOD लगाया, तो कोई है ही नहीं पिन करने के लिए, तो कहां से चैंपियनशिप रिटेन करने का सवाल बनता। लेकिन बाद में निकी क्रॉस ने सारी चीजें करी, उन्होंने फिनिशर लगाया बियांका बिलेयर के ऊपर, बेली का हाथ जो है रख दिया बियांका बिलेयर के ऊपर, रेफरी आ गया, पिनफॉल हो गया, रेफरी आ गई, पिनफॉल हो गया और मैच में विक्ट्री मिल गई बेली को, और साथ में टाइटल चेंज भी हो गया। बेली आपकी नई रॉ की विमेंस चैंपियन बन चुकी है। अब निकी क्रॉस ऐसा लग रहा था हेल्प करने आई है बेली की, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। यानी कि वो जो पागलपन वाला गिमिक है निकी क्रॉस का, उसी को WWE लेकर आई है, जिसको कि शायद फैंस मिस भी कर रहे थे। वैसे अगर मैं आज की मंडे नाइट रॉ की बात बताऊं तो ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेकार शो था, क्योंकि देख के ऐसा लग सकता है, बट ये बेकार था नहीं, ये एक स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन थी। सिर्फ ये कह सकते हैं कि शो पर एक वाव फैक्टर डालना भूल गए ट्रिपल एच। बाकी ऐसा नहीं था कि जो पुरानी स्टोरी लाइन उसका कोई लिंक नहीं है पिछली रॉ से इस रॉ में, तो उस हिसाब से है। बाकी एक आध शो कभी ऐसे ऐसे चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं, जब अच्छे शोज मिल सकते हैं तो थोड़ा सा, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं कहूँगा वाव फैक्टर ट्रिपल एच को डालना चाहिए था। ट्रिपल एच की बात करते हैं तो भाई ट्रिपल एच के लिए, हम फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोविड से उनकी जो रिकवरी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और दोबारा से वो आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इवन इस वाले रॉ को जो पूरा शो है वो ट्रिपल एच ने रन किया था, जो कि बहुत सही बात है। नेक्स्ट आपको एक अपडेट देता हूँ व्हाइट रैबिट वाली चीज़ के बारे में। तो WWE के अंदर जो लोग हैं व्हाइट रैबिट जैसे उन्होंने चीज़ करी ना, मिस्टीरियस चीज़ करना, उसके बाद किसी चीज़ को रिवील करना, वैसी चीज़ें आपको ज़्यादा WWE के अंदर देखने को मिलेंगी। ना सिर्फ मैं ब्रे वाइट की बात कर रहा हूँ, बल्कि अलग अलग स्टोरी लाइन्स के अंदर। पहले भी जो WWE के अंदर क्रिएटिव लोग हैं वो चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हों, लेकिन क्योंकि उस टाइम WWE ओल्ड वाले फॉर्मेट को फॉलो करती थी तो शायद इसलिए ऐसा नहीं होता था। बट क्योंकि अब ट्रिपल एच कंट्रोल में है तो फिर ये जो चेंज है आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रे वाइट से रिलेटेड एक और अपडेट है कि उनको स्मैकडाउन के रोस्टर पर WWE लिस्ट कर रही है नंबर 1 बेबीफेस सुपरस्टार। यानी कि अभी फाइनली पता चल चुका है कि बेबीफेस नायक हील सुपरस्टार नहीं है, ना उनका कोई ट्यूनर जैसा रोल है, बल्कि एज बेबीफेस की तरह WWE उनको चलाने वाली है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा WWE के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो हॉरिबल चीजें करेंगे जो कि वो रिग्रेट भी नहीं करेंगे उन चीजों के लिए। तो फिर ऐसा कैरेक्टर रहते हुए कैसे बेबीफेस बंदा रह सकता है? आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए WWE की तरफ से। नेक्स्ट गाइस एक बहुत मस्त चीज़ आपको बताता हूँ जो कि कोफी किंगस्टन की तरफ से उनको पता चलती है, और वो ये है कि ट्रिपल एच जो है और भी ज़्यादा सरप्राइजेस वगैरह प्लान कर रहे हैं। पुराने जो स्टार्स है वो आपको वापस से WWE के अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसा कोफी किंगस्टन ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पुराने सुपरस्टार्स है और जो सरप्राइज रिटर्न्स हैं वो आपको WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सोलो सिकोवा ने कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बोली इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे को वाइट फैमिली नजर आ रही है, वाइट 6 जो फैक्शन है वो फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, और हमारे पास भी ब्लड लाइन है। तो ऐसा कह के सोलो सिकोवा ने बड़ी चीजें टीज कर दी। आपको याद होगा मैंने आपको एक रूमर बताया था कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर पॉसिबली वाइट 6 एंड द ब्लड लाइन का मैच हो सकता है। अभी देख के तो नहीं लग रहा कि होगा, बट ऐसे रूमर्स हैं। सोलो सिकोवा इस टाइम पर बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सोलो सिकोवा ने ये भी कहा था कि जब वो मेन रोस्टर के ऊपर आ रहे थे तो उनको इस बात का डर था कि उनका नाम जो है चेंज ना कर दिया जाए, उनको जो है ऊसोस वाली लिस्ट में ही शामिल ना कर दे WWE, क्योंकि उनका कहना यह था कि मैंने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई है और मुझे इसके लिए अलग से चीज़ें लेके चलनी है। एंड कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है फेवर में ही हुई है सोलो सिकोवा के। नाम उनका कोई चेंज नहीं है। सोचो जिमी जे के बाद जेम्स ऊसो हो जाता तो वो काफ़ी अलग लगता, वो लगता कि अब तो ये ट्रायो सा बन गया, लेकिन सही था कि उनको अलग से WWE लेकर चल रही है। आज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए एक अच्छी बात उनको पता चली, जो कि मैंने आपको वैसे पहले ही बता दी थी कि ऑफिशियली अब WWE ने अनाउंस कर दिया है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, जो कि गो होम एडिशन होगा क्राउन जूल के लिए, ब्रॉक लेसनर वहां पर रिटर्न करने वाले हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं।
रोमन रेंज के फैंस को डेफिनेटली थोड़ा सा चिढ़ा देगी। क्या कहा गोल्डबर्ग ने रोमन रेंज के स्पीयर के बारे में? उन्होंने कहा था कि भाई जब तुम स्पीयर लगाते हो तो ऐसा इंपैक्ट होना चाहिए कि तुमने किया है, लेकिन रोमन रेंज का स्पीयर उनको वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली उनकी सेंटेंस को कोट करते हुए बताता हूं। वो कहते हैं आई डोंट लुक लाइक अ नो ऑफेंस गर्ल व्हेन आई टैकल पीपल। तो गोल्डबर्ग ये कह रहा है कि एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं देखता कि कोई लड़की जो है स्पीयर मार रही है, लेकिन रोमन रेंज से वैसे देखता है। तो जो भी है, गोल्डबर्ग ने पहले भी बोला था ये रोमन रेंज के स्पीयर के बारे में, बट रोमन रेंज के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मेरे को उससे कुछ ना कुछ लेना देना बाकी है। तो शायद ये फ्यूचर मैच के लिए टीज है, पता नहीं क्या है, बट गोल्डबर्ग स्टिल रोमन रेंज के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है, क्योंकि गोल्डबर्ग के अच्छे रिश्ते आते हैं WWE के अंदर। आज की वीडियो गाइस यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।